चलिए, तो पिछली क्लास में हमने स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग पढ़ा था और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग की बात जब हमने की थी तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और अगला टॉपिक आ रहा है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये जो सीएफएसई है इसके दो नाम बनेंगे। इसका एक नाम होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और इसका एक नाम होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दो नाम है इसके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इतना तो पता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जब मेटल लिगेंड को खींचता है तो वो पास आते हैं, पास आने पर एक एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि रिपल्शन आ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि वो मेटल और लिगेंड, जितना ज्यादा लिगेंड मेटल के पास आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन आएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही मेटल लिगेंड को बुलाएगा। फील लो आप। तो अल्टीमेटली जो स्टेबिलिटी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? मेटल और लिगेंड के अट्रैक्शन पे। फील लो, जो सीएफटी का पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर क्या बताया था कि मेटल आता है, लिगेंड आता है, मेटल बुलाता है, लिगेंड आता है, लिगेंड लोन पेयर लाता है और जब मेटल उसे बुलाता है तो उसके रास्ते में जो आता है उससे रिपल कर जाता है। यानी जितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है उतना ज्यादा मेटल और लिगेंड को अपने पास बुला रहा है, यानी उतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा सीएफएसई वैल्यू आएगी, जितनी ज्यादा सीएफएसई वैल्यू आएगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दोबारा बोलो, जितनी ज्यादा सीएफएसई वैल्यू आएगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इसीलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर सबको? अब इधर देखो, ये किस किस पे डिपेंड करती है जरा सुनना। चार फैक्टर पे डिपेंड करेगी। जैसे पहला, आप हमेशा एज्यूम करा करो लिगेंड आ रहा है इनफाइनाइट से और ये मेटल है। अब मेटल है, लिगेंड है, ठीक है। मेटल मैंने लिया एक +2 चार्ज का, दूसरा भी एक मेटल लिया मैंने +2 चार्ज का। अब मैंने उस +2 चार्ज से उस लिगेंड को अपनी ओर खींचा। एक लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दूसरा भी +2 चार्ज है मेटल पे और उसने लिगेंड को खींचा लेकिन वो वीक फील्ड है। तो अब सोचो, यहां पर जो लिगेंड आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका ज्यादा लोन पेयर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर डेंसिटी लेकर आएगा, या स्ट्रॉन्ग फील्ड उसे कहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा। जो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डेंसिटी लाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आएगा और एक वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। लेकिन अब उसने चेंज कर दिया। अब उसने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इसमें भी वही सेम स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ जिसमें +2 चार्ज है और एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें यहाँ +3 चार्ज है। अब बताओ कौन ज्यादा खींचेगा अपनी ओर लिगेंड को? ऑब्वियस सी बात है +3 चार्ज वाला अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है +3 चार्ज वाला अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है कि +3 चार्ज वाला अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो +3 चार्ज वाला अगर अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा? +3 वाले के पास लिगेंड ज्यादा आएगा, +3 वाले के पास ज्यादा आएगा लिगेंड तो रिपल्शन ज्यादा आएगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा आएगा तो सीएफएसई वैल्यू ज्यादा आएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। अब तीसरा केस मान लो। तीसरा केस में बेटा ये हो गया कि यहां पर भी आपका मेटल पर +2 चार्ज है, यहां भी मेटल पर +2 चार्ज है, ये भी आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ले, दोनों फैक्टर कांस्टेंट कर दिए। तो फिर तीसरा फैक्टर आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है, यानी इस पर भी +2 इस पर भी +2, तो फिर देखा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो लिगेंड को अपने पास ज्यादा खींचेगा। वो अगर लिगेंड को ज्यादा खींचेगा अपने पास तो लिगेंड ज्यादा पास आएगा, रिपल्शन ज्यादा आएगा, सीएफएसई वैल्यू ज्यादा आएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। आया ना? सिंपल है, क्लियर? ये फैक्टर भी मान लो तीसरा हो गया जेड इफेक्टिव। चौथा फैक्टर, अब लिगेंड भी सेम टाइप का है, इधर भी लिगेंड सेम टाइप का है, दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड,
दोनों कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज और दोनों ही कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम। अब क्या करें, तो नंबर ऑफ लिगेंड से डिसाइड होगा। अब यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड को थोड़ा समझना, जब 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर, 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो स्प्लिटिंग होती थी ऑक्टाहेड्रल। अब 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ज्यादा बताई थी कल मैंने, डेल एसपी ज्यादा होती है डेल ऑक्टा से, तो स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी आएगी, स्क्वायर प्लेनर की, इसलिए स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जब वीक फील्ड आ जाएंगे, 4 वीक फील्ड ले लिए, 6 वीक फील्ड इधर ले लिए, 6 वीक फील्ड में ऑक्टाहेड्रल आएगा, 4 वीक फील्ड में टेट्राहेड्रल आ जाएगा। और कल बताया था कि जो टेट्राहेड्रल है उसकी स्प्लिटिंग कम होती है, ऑक्टा की ज्यादा होती है, तो अब ऑक्टा वाला ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। क्लियर सबको? तो 4 फैक्टर मैंने बताया, 4 फैक्टर को हम इमेजिन करते हैं। मैं एक बार वापस से ब्रीफ करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE वैल्यू। CFSE वैल्यू का एक नाम मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसका एक नाम और है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको ये कमेंट कहा कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी वर्ड में बाद में लूंगा, तो अभी मैं स्टेबलाइजेशन वर्ड को नहीं यूज कर रहा, अभी मैं कर रहा हूं सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो यानी मैं सिर्फ स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट, स्प्लिटिंग एनर्जी देखनी है तो स्प्लिटिंग पर जाना पड़ेगा। स्प्लिटिंग कैसे हो रही थी ये सोचो, तो हमने कहा था एक मेटल था, एक लिगेंड था, लिगेंड पास में आ रहा था, मेटल के पास क्यों आ रहा था, क्योंकि मेटल उसे बुला रहा था। अब इस सिचुएशन को एज्यूम करो आप उसी डायग्राम से जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में हमने बनाया था। एज्यूम करो कि मेटल था, वो लिगेंड को बुला रहा था, लिगेंड आ रहा था, तो उसके बीच में डी ऑर्बिटल आ रहे थे, वो डी ऑर्बिटल को रिपल कर रहा था। रिपल्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसी का नाम था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फिर हमने वहां पर ये डाउट पूछा था कि यार ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी कैसे आ रही है। तब मैंने कहा था कि ये लिगेंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेटल उसे बुला रहा है, तो ये मेटल ने उसे बुलाया। फील करो माइंड में, जागो, मेटल उसे लिगेंड को बुला रहा है, मेटल लिगेंड को बुला रहा है, तो लिगेंड पास आ रहा है, और जितना ज्यादा पास आएगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, ठीक। तो ये जो स्प्लिटिंग है, अब ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है वो समझना, एज्यूम करना। अब पहला, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड कर रही है। कैसे कि अगर मान लीजिए एक मेटल है उस पर +2 चार्ज है, दूसरा मेटल है उस पर +2 चार्ज है, इस मेटल का भी जेड इफेक्टिव सेम है, इस मेटल का भी जेड इफेक्टिव सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, 3 फैक्टर कांस्टेंट कर दिए। अब चौथा फैक्टर आया नेचर ऑफ लिगेंड। अब 2 तरह के नेचर होते थे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा लाएगा, तो नो डाउट रिपल्शन ज्यादा करेगा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। वीक फील्ड वो होता है जो कम डोनेट करता है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ला रहा है, तो रिपल्शन क्या होगा, कम आएगा। क्लियर? लेकिन अब चेंज कर दिया उसने क्या करा कि यहां पर आपका क्या कर दिया, बोलो, लिगेंड सेम सेम ही कर दिया। लेकिन अब इधर क्या कर दिया, लेकिन चार्ज बदल दिए, एक के +2 कर दिया, एक पर +3 कर दिया। अब इमेजिन करो, लिगेंड सेम है तो +2 वाला उस लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला अट्रैक्ट करेगा, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला अट्रैक्ट करेगा। और अगर +3 वाला अट्रैक्ट करेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो यानी +3 वाला लिगेंड को अपनी ओर खींच रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा +3 वाला। तीसरा केस क्या किया उसने, वापस सुनो क्या किया उसने, किया कि यार +3 दे दिया, लिगेंड भी सेम कर दिए। अब तो उस कंडीशन में क्या निकाला मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो मैं अभी सिखाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? चौथा फैक्टर मैंने कहा, ये सब फैक्टर तीनों कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ लिगेंड पर आ गए। नंबर ऑफ लिगेंड पर आने पर क्या हुआ, बोलो, नंबर ऑफ लिगेंड पर आने पर क्या हुआ, तो नंबर ऑफ लिगेंड आने पर ये हुआ कि भैया एक तरफ आएंगे 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक तरफ आएंगे 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना था,
जब 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड आते हैं तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग करता है, और जब 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करता है। आराम से सुनना, 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड आएंगे तो स्क्वायर प्लेनर, 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल। अब मैंने आपको सिखाया था जी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में स्प्लिटिंग ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की हुई थी, तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर वाले ज्यादा पास आए थे लिगेंड, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी स्क्वायर प्लेनर वाले की। अब यहां आप गड़बड़ मत करना कि 4 है और 6 है तो 6 ज्यादा होगा, नहीं नहीं है ना, स्प्लिटिंग से देख रहे हैं स्टेबिलिटी। अगला, अगर 4 वीक फील्ड आए और 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गए तब क्या करेंगे, तो 4 वीक फील्ड आए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी अब, और 6 स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड आए तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जली तो 6 वीक फील्ड है और इधर 4 वीक फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल इधर टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया था ज्यादा स्प्लिटिंग रखता है, एक रिलेशन बताया था ऐसे, है ना, ये यहां लिख रहा हूं मैं, वापस लिखूंगा अभी मैं, ऐसे बताया था कल, याद करो, डेल एसपी ज्यादा होता है डेल्टा टी से, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पी वाली थी, फिर ऑक्टाहेड्रल वाली थी, फिर टी। ठीक है, तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना। पहला, ये क्लियर सबको। अब यहां पर आपसे पूछा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, 3 कॉम्प्लेक्स देगा आपको और बोलेगा इन तीनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। अब आप चक्कर आ जाएंगे कि कैसे देखते हैं, अब वो मैं सिखा रहा हूं आपको। तो पहले आपको देखना है बाकी फैक्टर कांस्टेंट है कि नहीं है। देखो जरा, पहला नंबर ऑफ लिगेंड की बात करो, तो नंबर ऑफ लिगेंड की बात करो, कितने यहां पर 6, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है तो नंबर ऑफ लिगेंड सेम आ गए। अब नंबर ऑफ लिगेंड के बाद आपको क्या देखना, चार्ज ऑन मेटल कैटायन, चार्ज ऑन मेटल कैटायन की बात करें तो चार्ज ऑन मेटल कैटायन भी सेम है, चार्ज ऑन मेटल कैटायन भी सेम है। अब मेरे को बात करनी है चार्ज ऑन मेटल कैटायन भी सेम आ रहे हैं, तो चार्ज ऑन मेटल कैटायन सेम होने के बाद आपको देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहेंगे जेड इफेक्ट, ये भी सेम है। ये जब भी आपको देखना हो तो आप हमेशा इसको देखना टाइप ऑफ मेटल से, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी आपको देखना हो तो आप किससे देखोगे, टाइप ऑफ मेटल से, मतलब यहां पर भी आयरन है, यहां भी आयरन है, यहां भी आयरन है, तो अगर आयरन 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 आ रहा है इसका मीनिंग सिंपल सा है कि भैया यहां पर सबका टाइप सेम है, जेड इफेक्टिव सेम है। हाँ, चार्ज अलग अलग आ गया, मान लो यहाँ +3 आ गया, यहाँ +2 आ जाता सपोज किसी और कॉम्प्लेक्स में, तो हम उस फैक्टर को चार्ज में काउंट कर रहे हैं। मैं भी बता दूंगा ये वाला पॉइंट वापस, आप चार्ज को अलग रखें, जेड इफेक्टिव को जब भी देखें तो हमेशा आप किससे देखेंगे, सेम टाइप ऑफ एटम से या सेम टाइप ऑफ कैटायन से। तो देखो आप, नंबर ऑफ लिगेंड सेम आ गया, चार्ज ऑन कैटायन सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय, स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय, बोलो किससे डिसाइड करोगे आप, नेचर ऑफ लिगेंड से। स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नेचर इंक्रीज, तो आपको सीधा बोलना है स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब आप इन तीनों में से देख के बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है। तब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर याद कर लेना हमेशा के लिए, अमोनिया पिरिडीन याद है, फिर बताया था बाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन NO2CnCO, ठीक है। तो
इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपको स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा दिखाई देगी? सबसे ज्यादा देख के बताओ इन तीनों में, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सबसे ज्यादा, फिर NO2 और अमोनिया है तो फिर NO2 ज्यादा। क्लियर सबको? तो अपने आप आपको क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करी मैंने? ये 4 फैक्टर थे, उनमें से मेरे को पहले देखना 3 फैक्टर कांस्टेंट है, तब जो फैक्टर वेरिएबल है उससे डिसाइड हो रहा है ये। क्लियर सबको? नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक, दूसरा देखो अब, चार्ज ऑन मेटल कैटायन। ये अब यहां पर अगर आप चार्ज ऑन मेटल कैटायन, भैया ध्यान से, भैया ओ भैया, ए भैया सारिध्य भैया, चार्ज मेटल पर देखना, स्नेहाशीष घोष चार्ज मेटल पर देखना, इस पे मत देखना बे। तो मेटल पर निकालोगे तो यहां देखो, इस मेटल पर कितना चार्ज आएगा? +3। इस पर कितना आएगा? +2। तो ऑब्वियस सी बात है +3 और +2 में चार्ज किसका ज्यादा है? इसका। अब लेकिन बाकी कांस्टेंट होने चाहिए फैक्टर। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ लिगेंड सेम है क्या? यस। चार्ज ऑन मेटल कैटायन सेम है क्या? नो। ये वाला तो हट गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्या? हाँ, क्योंकि टाइप ऑफ मेटल से देखना, Fe और Fe है तो फिर मेटल सेम है। अब आपको एक डाउट आएगा, सर कुछ इंटेलिजेंट लोग सोचेंगे ये कि इस पर चार्ज +3 इस पर +2 तो जेड इफेक्टिव तो डिफरेंट होना चाहिए था। तो मैंने यही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं इस वाले फैक्टर को चार्ज में ही रख रहा हूँ। मैं मतलब वैन विल्क और बिथे ने रखा था, और उन्होंने जेड इफेक्ट कब काउंट किया? जब मेटल अलग आ जाएगी, मतलब जैसे निकल +2 और पैलेडियम +2 आ गया, तो यहाँ अब आपको फंस गए आप, क्योंकि यहाँ पर मेटल अलग हो गए, चार्ज सेम है तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंसिडर होगा। तो आपको जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर कब देखना है? जब मेटल अलग हो। तो इसीलिए मैंने टाइप ऑफ मेटल से लिखा था। सेम है यहाँ पे, तो ये भी सेम आएगा। तो स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड तो आएगा नहीं, डिसाइडेड बाय चार्ज ऑन मेटल कैटायन। चार्ज ऑन मेटल कैटायन की बात करें तो ये हट जाएगा यहां से, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चार्ज ऑन मेटल कैटायन इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम था। अब इसके बाद यहां पर आना पड़ेगा एक वर्ड और, कौन सा वर्ड? नेचर ऑफ लिगेंड भी सेम था। क्लियर? अब देखो इधर, चार्ज ऑन मेटल कैटायन, चार्ज ऑन मेटल कैटायन। तो चार्ज ऑन मेटल कैटायन अगर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर +3 चार्ज था, यहाँ +2 चार्ज था। +3 चार्ज और +2 चार्ज में +3 ज्यादा है, +3 वाला चार्ज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? वो लिगेंड को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन तीनों फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए थे। नंबर ऑफ लिगेंड क्या करा मैंने? सेम। नेचर ऑफ लिगेंड क्या आ रहा है? सेम, साइनाइड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम, मेटल सेम है। देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय चार्ज ऑन मेटल कैटायन। चार्ज ऑन मेटल कैटायन इंक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी? इसकी। अब अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं बोल रहा हूं जाके नोट्स को खोलना। हमने जब पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमने एक लाइन बोली थी कि सिज्विक ने कहा था कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर मैंने लिखाया था बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, और फिर ये एग्जाम्पल लिया था, यही एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ लिखा था कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जबकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36, फिर भी स्टेबल ये ज़्यादा है। तो और वहाँ मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू CFAC, तब आपने ऐसे ऐसे मुंह बनाए थे बहुत भयानक भयानक, ये क्या होता है, कैसे कहते कैसे कहते, तब मैंने कहा था बता देंगे भाई, बता देंगे, ये भी बताएंगे, है भैया बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा है यार। तो ये CFAC से डिसाइड होता है। CFAC क्या होती है, एनर्जी, और अट्रैक्शन से आ रही है ये। तो वही हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बॉन्ड क्यों बनता है साला, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आती है, एनर्जी रिलीज करके, जहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबल वो ज्यादा होगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता नहीं है, अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो फील आई अंदर से जो मैंने बोला अभी। क्लियर। तीसरा फैक्टर, क्लियर। तीसरा फैक्टर को थोड़ा समझना। तीसरा फैक्टर था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसे कहते हैं जेड इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे, जेड इफेक्ट। अब इसको देखो आप ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट कैसे देखना है पहले उसको समझते हैं अपन। जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया NiCl4-2, PdCl4-2, PtCl4-2। अब थोड़ा ध्यान देना इधर मेरी बात पर। हमने VBT पढ़ा था, VBT में ये कहा था उन्होंने कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पर, याद है। अपन ने इसका हाइब्रिडेशन निकाला था और हमने इसका हाइब्रिडेशन निकाला था तो sp3 आया था, और जब हमने लिखा था वहां पर एक की पॉइंट, तो क्या लिखा था, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ कनेक्ट होगा सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सारा कनेक्ट हो जाएगा एक साथ। वहां की पॉइंट में लिखा था कि अगर मेटल कैटायन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होती है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। और नोट करके लिखा था कि ये ओनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर के लिए है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए हमने ये नहीं कहा था। क्लियर सबको, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये नहीं कहा था, क्लियर, मना किया था। और D10 के लिए भी मना किया था। तो वहां क्यों मना किया था सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वहां आपको लगा होगा कि सर ने लिख दिया, बताया ही नहीं। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं प्रॉमिस है मैं बता दूंगा। तो अब ये क्यों वहां पर लिखा कि ये नहीं की पॉइंट वैलिड रहेगा, वो समझना, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू VBT ये भी sp3 आना चाहिए था, ये भी sp3 आना चाहिए था, लेकिन मजेदार बात ये थी कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आया था DsP2, और DsP2 डायामैग्नेटिक आए थे, इनका μ0 था, स्क्वायर प्लेनर था। क्या था, स्क्वायर प्लेनर, क्या था, स्क्वायर प्लेनर। DsP2 स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक, μ0, ये दोनों का। अब कैसे आया देखो, ये क्या बदतमीजी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब इसको कनेक्ट करना है, ध्यान से सुनना। तो ये VBT का ड्रॉबैक हुआ नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू VBT हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पर। तो यार नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, Cl और Cl। तो अगर नेचर ऑफ लिगेंड आपका Cl है तो कितना लिगेंड है, नेचर क्या है इसका, वीक फील्ड। और अगर वीक फील्ड नेचर है तो VBT के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए था,
बीबीडी के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए था, sp3 आना चाहिए। अब इसको समझना पड़ेगा आपको, और इसके समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक के पास ले जाता हूं। देखो आप, ये होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये होता है आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये होता है आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहां तक क्लियर था सबको? अब जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, तो जब इसकी बात करेंगे तो इसमें आएगा 3D कॉन्फ़िगरेशन। ये 3D क्या लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप? मैं जब जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 आएगा। लेकिन जब मैं कैडमियम पर जाऊंगा, यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाऊंगा, तो मेरे पास वहां पर 3D और 4D आएगा, भरोगे तो 4D भी आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ सिचुएशन में क्या आएगा, 3D भी आएगा, 4D भी आएगा, 5D भी आएगा और 4F भी आएगा। 4F भी आ जाता है। तो मैं जो शायद जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना अब आप, कि यहाँ पर आप न्यूक्लियस लेते हैं, यहाँ पर आपका ये डी ऑर्बिटल आएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक डी आएगा, लेकिन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आपके 2 डी आ जाएंगे। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो आप सबको पता है कि एफ आ जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका साइज भी छोटा होना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट इनके बराबर होते हैं साइज, याद है? जिरकोनियम और हैफनियम का साइज बराबर हो जाता था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता था 4F सबशेल का, याद है? तो इसका मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? यहां पर 2 डी आ जाएंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, न्यूक्लियस में भी 10 प्रोटॉन जाएंगे। 10 प्रोटॉन जाने के बाद जो ये डी है, क्या यह डी इस बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। डी की शील्डिंग पावर कम होती है, पढ़ा था अपन ने, डी की शील्डिंग पावर कम होती है। ये 11th में पढ़ाया था, नहीं पता तो अभी पता चल गया कि न्यूक्लियर शील्डिंग पावर का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। शील्डिंग पावर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। और ये पावर सबसे ज्यादा एस में होती है, सेकंड नंबर पी में होती है, थर्ड नंबर डी में होती है और सबसे कम एफ में होती है। तो एफ आ गया तो एफ में सबसे कम होती है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ लगेगा, क्योंकि ये एफ जो होगा, एफ में 14 प्रोटॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होता है, 14 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, और 14 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है तो एफ रोक नहीं पाएगा उसको, तो सीधा बाहर जाएगा तो लिगेंड को अपनी ओर खींचेगा बहुत तेजी से। अब लिगेंड चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वो तेजी से खींच रहा है उसको। जब वो लिगेंड बहुत तेजी से आएगा तो जो भी डी ऑर्बिटल बीच में आएगा उसको धक्का पड़ेगा, बहुत तेज धक्का पड़ेगा, तो स्प्लिटिंग लार्ज हो जाएगी। यानी कि अब जो स्प्लिटिंग होगी वो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो स्प्लिटिंग होगी वो नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रही, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर गई। जिस मेटल के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो लिगेंड को तेजी से खींचेगा, और जैसे तेजी से खींचेगा फट से लिगेंड आएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, और स्प्लिटिंग लार्ज कर जाएगा। स्प्लिटिंग लार्ज होगी तो फिर हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इसे कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहां पर भी 2 डी आ गए, 2 डी आने की वजह से यहां पर भी डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। डी में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए। प्रोटॉन जो बढ़े उनको रोकने की पावर डी में भी कम थी, इसलिए न्यूक्लियस चार्ज बाहर की तरफ गया। लिगेंड जो आया उसको उसने खींचा, और अगर उसने खींचा तो क्या हुआ, लार्ज स्प्लिटिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब लार्ज स्प्लिटिंग होती है तो सिर्फ एक ही होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो इन दोनों में हमेशा फिक्स हो गया क्या कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है 4 कोऑर्डिनेशन में, तो फिक्स है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती
क्या फिक्स है, 4 कोऑर्डिनेशन होगा तो इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि इनका जो स्प्लिटिंग होगा वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो अपनी और अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा। तो अब आप फिक्स हो गया, ये स्टेबिलिटी तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी और इसकी, अब ये फिक्स हो गया। अब सोचो मैंने वहां पर आपका जो की पॉइंट लिखाया था उस की पॉइंट में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े? क्योंकि अब हम वो लिखेंगे नोट करके। क्या नोट करके लिखो कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेंबर्स, देखो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेंबर्स ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, always form square planar complex compound with the hybridization of DsP2, 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 with the hybridization of DsP2 because of higher effective nuclear charge, because of higher effective nuclear charge, because of higher effective nuclear charge. Because of higher effective न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो आज के बाद साला फिक्स हो गया। इसीलिए मैंने जब आपको याद है आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक वहां पर कॉम्प्लेक्स लिया था प्लेटिनम का, और मैंने लिखा था प्लेटिनम +2 अगर हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो मैंने कहा था ऑलवेज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और मैंने कहा था ये बाद में समझा दूंगा, और इसीलिए मैंने कहा था कि प्लेटिनम के अंदर आपका POS आ जाएगा ऐसे खटाक से, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर होगा। और प्लेटिनम का कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा 4 में, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। कब तक? जब तक कायरल सेंटर ना हो किसमें? लिगेंड में। अगर लिगेंड में कायरल सेंटर है तब तो होगा ही सही, फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव। खैर इतना डिटेल में मत जाओ, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ। वहाँ कुछ लिखा था ना ऐसा कि प्लेटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ये क्यों लिखा था इसकी फीलिंग दे रहा हूँ, आई या नहीं आई? क्योंकि वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। यहाँ इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आ रहा है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, इसलिए वो लिगेंड को अपनी ओर ज्यादा खींच रहे हैं, लिगेंड को ज्यादा खींच रहे हैं, लिगेंड आ रहा है तेजी से, और तेजी से आने की वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जो आपने नोट किया उसमें एक लाइन लिख लेना, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। क्या लाइन लिखोगे? इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। क्या लिखोगे बताओ? इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। क्लियर? नोट कर लो इसको फटाफट। यहां तक हो गया? नंबर 4, चौथा फैक्टर था नंबर ऑफ लिगेंड। मान लो मैंने यहां पर x लिगेंड लिया 4 और यहां पर भी मैंने x लिगेंड लिया 6 और यहां पर x लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तब मैंने क्या, यहाँ बाकी फैक्टर कांस्टेंट है ना, एक्स है तो एक्स ही लिया, नेचर ऑफ लिगेंड सेम हो गया, +2 है, यहाँ पर भी 4 -12 आ रहा है तो +2 है, मेटल के टाइम पर चार्ज भी सेम हो गया, निकल है तो जेड इफेक्टिव भी सेम है, 3 फैक्टर कांस्टेंट कर दिए। तो चौथा फैक्टर होगा नंबर ऑफ लिगेंड, उससे देखना है। ये आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो यहाँ कौन सी स्प्लिटिंग आएगी, डेल एसपी, यहाँ ऑक्टाहेड्रल है तो कौन सी आएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये डेल एसपी है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ये आपका डेल एसपी है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर प्लेनर वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला इसी तरह से चेंज कर दें, y4 है -2, y6 -4, अब क्या होगा, y यहाँ पर मैंने लिया क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब आप सोच सकते हो कि y अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो सोचो क्या होगा, वीक फील्ड होगा तो ये टेट्राहेड्रल होगा, ये निकालोगे तो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह से 4 फैक्टर्स आपको सोचने हैं। क्लियर सबको, पक्का? तो 4 फैक्टर समझ लिए। इसके बाद अब आपसे सवाल पूछेगा वो, मिटा दो इसको। कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू, क्या बोला बताओ मैंने, कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू। अब जैसे मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने COFE6 होल -3, अब आपसे कहा इसमें CFSE वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालते हैं CFSE वैल्यू वो बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो इसका देखो आप क्या होगा, CO+3 यानी कि 3d6, F कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आ गया। अब वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आप क्या करोगे, भरना है इलेक्ट्रॉन 6, तो कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भरते थे। ये आपका बेरी सेंटर होता था, यहां से यहां तक की हम बात करते थे। तो याद करो क्या बताया था मैंने, ऑक्टाहेड्रल में ये कम है तो यहाँ ज्यादा आएगा 0.6 डेल ओ, यहां से यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा -0.4 डेल ओ, यहाँ तक आ गया। और ये पूरी की पूरी आपकी क्या होती थी, डेल ओ। क्लियर सबको? तो इसका जो फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है देखना जरा, CFSE वैल्यू बराबर -0.6 डेल ओ एक्स प्लस 0.4 डेल ओ वाई प्लस MP, जहां पर x बराबर आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G ऑर्बिटल। T2G कौन सा होता था बताओ, EG ऑर्बिटल, ये ऊपर वाला तो EG है ना, EG ऑर्बिटल। ये गड़बड़ हो गया यार, ये प्लस आएगा ना यहाँ, हाँ ये माइनस आएगा, ठीक है। और y बराबर क्या होता था, नंबर ऑफ, इसको एक काम करो ना, सिंपल वैसे के वैसे लिख लो, -0.4 डेल ओ एक्स प्लस 0.6 डेल ओ वाई प्लस MP। अब ठीक है, तो वही वाली बात आ जाएगी। अब x बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, ये रहा T2G, y बराबर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ EG ऑर्बिटल। M यहां पर होता है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर है, और P यहां पर होता है पेयरिंग एनर्जी।
P मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। देखो वापस से फॉर्मूला है CFSE, अब इसका नाम बढ़ गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर ये टर्म हटा लेते हैं तो इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये अगर ऐड करते हैं तो नाम हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या नाम हो जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या नाम हो जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर अपन ने बात करी है, तो अब इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करो फटाफट। x यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2g ऑर्बिटल, T2g ये रहा, तो वो वैल्यू पुट करो माइनस, देखो माइनस 0.4, x की वैल्यू कितनी आई 4, डेल O प्लस 0.6, y की वैल्यू कितनी आई 2, डेल O प्लस m कितनी है 1, और p की वैल्यू नहीं दी तो p। सॉल्व करो इसको, माइनस 1.6 डेल O प्लस 1.2 डेल O प्लस 1p, तो यहाँ पर आपका 0.4 डेल O प्लस 1p ये आ गया। अब हो सकता है ऑप्शन में कई बार आपको वो 1p ये वाली टर्म ना दे, तो आप ये वाली टर्म ले लेना, ये माइनस आएगा, ठीक है। और अगर सवाल में उसने दे रखा हो कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 18,000, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दे 12,000, तो फिर आप यहाँ 12,000 या 18,000 ऐसे कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करोगे। वैल्यू नहीं दे रखी तो P और डेल O ही लिखना है बस। क्लियर? कभी कभी ऐसे भी सवाल दे देता है वो, जैसे अपन ने पढ़ा था डेल O ज्यादा होता है P से, तो कब होता है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता नहीं होता। तो इस तरह से सवाल दे देगा कि डेल O की वैल्यू 15,000 है और P की वैल्यू 12,000 है, तो लिगेंड का नेचर कैसा होगा? तो डेल O ज्यादा हो रही है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा नेचर, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप करेंगे, शीट में बहुत सारे दे रखे हैं, अपन वहीं पर प्रैक्टिस करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपके CFSE कैलकुलेशन निकालनी है तो आप निकाल लोगे, नोट करो इसको फटाफट। क्लियर? तो ये आप CFSE वैल्यू भी निकाल सकते हो, हाँ या ना। अब बात आती है अपनी, अगला हेडिंग इसी में आता है चिलेशन। तो ये आपका NiH2O होल 6 आ गया, ये 3N लिया मैंने और ये आपकी रिएक्शन कराई। इसमें क्या हुआ जरा सुनना। चिलेशन का मतलब क्या होता है? पहले रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना कहते हैं। चिलेशन किसे कहते हैं बताओ?
रिंग फॉर्मेशन फिनोमिना। चिलेशन क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन, यानी रिंग बनेगी। तो अगर इस रिएक्शन में यहाँ से यहाँ आने पर रिंग बनी है तो इसका मतलब चिलेशन हुआ है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि चिलेशन का किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे हो बात को? इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है। अगर मुझे सारे मोनोडेंटेड हटाने हैं तो कितने बाइडेंटेड चाहिए थे? 3। अच्छा, चिलेशन में बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड यही लेंगे क्योंकि यही रिंग बनाते हैं। इन्हीं को चिलेटिंग लिगेंड भी कहते थे। तो 6 मोनोडेंटेड हटाने तो मुझे बाइडेंटेड कितने चाहिए थे? 3। तो 3 लिए मैंने। जैसे 3 बाइडेंटेड लिए तो यहाँ पर आपका ये 6 वाटर फ्री हो गए। इस रिएक्शन में अगर आप एंट्रोपी चेंज देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है, क्योंकि 7 मॉलिक्यूल है और यहाँ 4 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ डेल्टा एस क्या आना लग गया? बोलो, डेल्टा एस यहाँ पर क्या आएगा? 7 - 4 यानी पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा तो फॉर्मूला याद है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है मतलब वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो रिएक्शन आगे भाग रही है, नेगेटिव आगे भाग रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यानी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगी। यानी चिलेशन जब होता है तो चिलेशन होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यही बात हमने वहां पर भी बोली थी, याद हो तो एक बार जब मैं चिलेटिंग लिगेंड पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था एक मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक स्टेबल रिंग बन रही है और वो ज्यादा बन रही है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल रिंग में भी काउंट किया था अपन ने 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स को। स्टेबल रिंग में भी हमने क्या किया था? 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स को हमने किया था, आया ना? 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग को हमने कहा था स्टेबल रिंग। तो अगर जितनी ज्यादा 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती जाएगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता जाएगा। जितनी ज्यादा 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ये भी मैंने कहा था ना, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक है, अब वही चीज को यहां पर वापस समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि यार NiH2O होल 6 + 2 और यहां आपको बोलता मैं NiEN होल थ्राइस + 2 और आपसे बोलता स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो आप बोलते ही आएगा। यहां आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड भी यही है, इसी का स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर भी ज्यादा है और इसी का चिलेशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर सवाल आ जाता ऐसा कि कोबाल्ट NO2 होल 6 -3 और कोबाल्ट EN होल थ्राइस +3, अब आप फंस जाते, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर की बात करता तो अमोनिया पिरिडीन डाइपिरिडीन बीच में फंस गया इन NO2CnCO। अमोनिया पिरिडीन डाइपिरिडीन बीच में फंस गया इन और NO2CnCO। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो क्या दिख रहा है वहां पे? EN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है नेचर किसकी? NO2 की। EN से ज्यादा, दोबारा बोलो, EN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर किसकी है? EN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है NO2 की। अब आप सोच सकते हो कि NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस हिसाब से तो NO2 की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ा के निपटे हो, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। अब समझ में आया कि चिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, अब फंस गए। आप वेरिएबल कैसे हो गए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर से अगर चेक करूं तो NO2 ज्यादा, चिलेशन से देखूं तो EN ज्यादा। अब मैं किससे डिसाइड करूंगा? इसलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से कि EN की चिलेशन पावर NO2 को डोमिनेट कर लेती है। EN की चिलेशन पावर, या नोट करके लिखना पड़ेगा, EN की चिलेशन पावर NO2 को डोमिनेट करती है, इसलिए EN वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सवाल IT में देता है साला जान पूछ के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, आपसे गलत हो जाए। ठीक है, तो EN की कौन सी पावर ज्यादा है? चिलेशन पावर ज्यादा होगी किससे? NO2 से। अगर NO2 से ज्यादा है तो डाइपिरिडीन से भी ज्यादा हो जाएगी, तो डाइपिरिडीन वाला आएगा तो भी डोमिनेट कर लेगा उसको। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और देगा वो। अब ये एक तरह से मैं ही बता रहा हूं आपको नहीं पता चलेगा। समझ के बात को? इसलिए डाउट वाउट मत पूछना, नोट करके रख लेना साइड में, क्योंकि 2 वेरिएबल आते तब आप नहीं बता सकते।
तो जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उनको एक कॉपी में लिख के या कागज में लिख के चिपका देना सामने, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए इनकी। अगला आपका आ रहा है ऑक्सलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम है, मैंने बताया था ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तो वीक फील्ड होता है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया ऑक्सलेट आयन। अमोनिया सामने लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। होमवर्क नोट करो, एक एनसीईआरटी में से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करनी है आपको। क्या होमवर्क है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करनी है, बोर्ड में आएगी 2 नंबर की लिखने के लिए, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे आप तो यहाँ पर ऑक्सलेट दिखेगा आपको, ऑक्सलेट वीक फील्ड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन फिर भी ऑक्सलेट का चिलेशन डोमिनेट करेगा यहां पर, और ऑक्सलेट का डोमिनेट कर रहा है सिर्फ कहां तक? अमोनिया। कहां तक डोमिनेट कर रहा है? अमोनिया तक। कहां तक डोमिनेट कर रहा है? अमोनिया तक। कहां तक डोमिनेट कर रहा है? अमोनिया तक, ऑक्सलेट का। लेकिन अब यहां पर आप फंस जाओगे ओनली कोबाल्ट वाले कैटायन में। अगर यही एग्जांपल हम ले लेते Fe ऑक्सलेट होल थ्राइस, और यहां लेते हैं आपका FeNH3 होल 6+3, तो फिर अमोनिया वाला ही ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ही ज्यादा आएगी स्टेबिलिटी के लिए। ये सिर्फ कोबाल्ट के केस में, ये सिर्फ कोबाल्ट के केस में, ध्यान रखना, ये सब कोबाल्ट के केस की बात चल रही है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट के केस में आएगा, क्लियर। इसके बाद नोट करके लिखना, कोई भी चिलेशन साइनाइड और CO की स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर को डोमिनेट नहीं कर रहा है, लिख लेना ये बात। साइनाइड और CO को डोमिनेट नहीं करता है चिलेशन, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर बहुत ज्यादा है, उनका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी नेचर को डोमिनेट नहीं कर पाता वो, क्लियर। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे चिलेशन पर बेस्ड। तो ये 2 एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे ही पढ़ेंगे, ठीक। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से लर्न करना, बहुत सवाल आते हैं इसमें, जब आप शीट करोगे तब आपको पता चलेगा। अभी CFT खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे और एग्जाम्पल भी कराऊंगा अच्छे अच्छे, तो शीट के सवाल अभी नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ट्राई ज़्यादा ना करें।